उसे साफ महसूस हुआ कि कोई अलौकिक आवाज उसे पुकार रही है, उसे ड्रीमस्केप की किसी खास परत की ओर बुला रही है। यहाँ तो मैं बिल्कुल अकेला हूँ, उसने सोचा, फिर भी वह आवाज मेरा नाम लेकर बुला रही है। क्या ऐसा हो सकता है कि ड्रीमस्केप में मेरी पूरी यात्रा किसी एक ही अस्तित्व द्वारा संचालित की गई हो? मैं इतने समय से इसकी गहराइयों में घूम रहा हूँ, उसने खुद को शांत करते हुए सोचा। अगर इसे मुझे नष्ट करना होता, तो यह बहुत पहले कर चुका होता। अब शायद यह मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। चलो जाकर देखते हैं, यह आवाज कहाँ से आ रही है। युवक ने आंखें बंद की, सांसों को स्थिर किया और अपनी चेतना को धीरे धीरे बहने दिया, जैसे वह पर्दे के पार फिसलते हुए ड्रीमस्केप की गहराइयों में प्रवेश कर रहा हो। जैसे ही वह उस सीमा को पार कर गया, उसके सामने बिल्कुल अप्रत्याशित दृश्य खुल गया। हमेशा की तरह खंडहर नहीं थे। इसके बजाय लू शेंग खुद को एक साफ, विशाल और खुले स्थान में खड़ा पाया। उसके सामने अनंत तारों से भरा आकाश फैला था, गहरा, रहस्यमय और सांस रोक देने वाला, लेकिन साथ ही उसमें एक गहरी वीरानी भी थी। मैं कहाँ हूँ? उसने चारों ओर देखते हुए पूछा। वह परिचित ड्रीमस्केप का आधार कहाँ गया? भविष्य के विनाश के निशान कहाँ हैं? मैं इस खाली ब्रह्मांड के बीच में क्यों खड़ा हूँ? जब लू शेंग ने दूर ब्रह्मांड के क्षितिज की ओर देखा, तो उसे एक छोटा सा खगोलीय पिंड दिखाई दिया, मानो कोई छोटा ग्रह या क्षुद्र ग्रह धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा हो। युवक बढ़ती जिज्ञासा के साथ उसे देखता रहा, और इस शांत वातावरण में भी उसकी मार्शल प्रवृत्ति पूरी तरह सतर्क थी। वह क्या है? अतीत का टुकड़ा या भविष्य का कोई हिस्सा? जैसे जैसे वह क्षुद्रग्रह करीब आया, लू शेंग उसे साफ देख सकता था। वह एक छोटा सा स्वतंत्र संसार था, बिल्कुल वैसा जैसा लिटिल प्रिंस की कहानी में बताया गया है। काश अभी मेरे सामने एक छोटा सा आरामदायक घर प्रकट हो जाए, लू शेंग ने यूं ही सोचा, जैसे उसका मन इस खालीपन में स्थिरता खोज रहा हो। जैसे ही यह विचार उसके मन से निकला, उसने सिर घुमाया और चौंककर ठिठक गया। जिस जगह उसके पैर उस क्षुद्र ग्रह की सतह को छू रहे थे, उससे थोड़ी दूरी पर एक साधारण प्राचीन लकड़ी का घर तारों की रोशनी में शांत खड़ा था। यह कोई भ्रम नहीं था, वह उसकी वास्तविक मौजूदगी महसूस कर सकता था। लू शेंग की आंखों में उत्सुकता चमक उठी और वह तेजी से उस घर की ओर बढ़ा। कोई है वहां? वह पुकारा। पास पहुंचकर उसने देखा कि एक छोटा सा साफ सुथरा आंगन है, चारों ओर बाड़ लगी हुई है और सामने का फाटक थोड़ा खुला हुआ है। उसने धीरे से फाटक खोला और अंदर चला गया। उसकी मानसिक शक्ति चारों ओर फैल गई। लेकिन जैसे ही उसकी मानसिक शक्ति घर की दीवारों को छुई, वह किसी अजीब नरम ताकत से वापस धकेल दी गई। लू शेंग की आंखों में सावधानी चमकी, लेकिन जिज्ञासा जीत गई और वह तेजी से आगे बढ़ा। यह घर पारंपरिक चीनी शैली में बना था, पुरानी लकड़ी से तैयार, जिसमें देवदार और समय की खुशबू बसी थी। अचानक बरामदे की छाया में हल्की सी हरकत हुई और लू शेंग का दिल एक पल के लिए रुक सा गया। बिना किसी आवाज या चेतावनी के 3 आकृतियां सीधे लू शेंग के सामने आंगन में प्रकट हो गईं, जैसे वे हमेशा से वहीं मौजूद थीं। वे एक पत्थर की मेज के चारों ओर बैठे शतरंज खेल रहे थे। उनकी मौजूदगी के भारी दबाव से पसीने में भीग चुका युवक घबराकर सोचने लगा, ये लोग कौन हैं? बिना किसी अंतरिक्ष हलचल के एक पल में यहाँ कैसे आ गए? क्या ड्रीमस्केप में मेरी पूरी यात्रा अब तक इन्हीं की वजह से थी? शतरंज की बिसात पर सोच समझकर एक चाल चलने के बाद सुनहरे बालों वाला एक वृद्ध ऊपर देखने लगा। उसकी आंखों में पूरी सभ्यताओं की बुद्धि झलक रही थी। उसने धीरे से कहा, आखिर तुम आ ही गए। आओ बच्चे, बैठो और हमारे साथ खेलो। लू शेंग ने उस सुनहरे बालों वाले वृद्ध की ओर देखा।
उसका शरीर हल्का सा डगमगा रहा था, जैसे वह इस मुलाकात के महत्व को समझने की कोशिश कर रहा हो। उसके चेहरे पर गहरी, शब्दहीन हैरानी थी। अचानक बिना किसी चेतावनी के अदृश्य क्यूआई की एक तेज लहर लू शेंग के चारों ओर इकट्ठी हो गई। वह एक भौतिक धारा की तरह उसे नीचे खींचने लगी और मजबूर करके पत्थर की सीट पर बैठा दिया। इससे पहले कि उसका दिमाग समझ पाता, वह पहले ही बैठ चुका था। कैसे? मैं कब बैठ गया? लू शेंग ने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आंखें फैल गईं। तभी उसे हवा में फैली एक बेहद परिचित आभा महसूस हुई। यह बिल्कुल उसी प्राकृतिक श्वास तकनीक से मेल खा रही थी जो उसके मेरिडियन में लगातार बहती रहती थी। हालांकि मैं आपसे कभी मिला नहीं हूं, वरिष्ठों, लेकिन इन संकेतों को पहचानता हूं। मुझे अनुमान लगाने दो, आप यान यिझाओ हैं, आप वैंग ही हैं, और आप डुआन याइफेंग। जैसे ही लू शेंग ने ये नाम लिए, डुआन याइफेंग हल्के से हंसा। उसकी हंसी ड्रीमस्केप की गहराइयों तक गूंजती हुई महसूस हुई। शांत हो जाओ, नौजवान। स्थिर बैठो और खुद को संतुलित करो। इतनी जल्दी की कोई जरूरत नहीं। आओ हमारे साथ शतरंज खेलो और अपनी बुद्धि आजमाओ। तारों से भरे ठंडे और विशाल अंतरिक्ष में एक गहरे नीले रंग का अंतरिक्ष यान अविश्वसनीय गति से अंधेरे को चीरता हुआ आगे बढ़ रहा था। उसके इंजन दूर आकाशगंगाओं की पृष्ठभूमि में हल्की चमकदार लकीर छोड़ रहे थे। जहाज के अंदर का भाग छोटा लेकिन उपयोगी था, जहां उन्नत मशीनों की लगातार गूंज सुनाई दे रही थी। लैन चेन एक कमांड चेयर पर पीछे टिककर बैठा था, जो हाईटेक सेंसर और फील्ड एमिटर से भरी हुई थी। उसकी आंखें सामने तैरती हुई होलोग्राफिक स्क्रीन पर जमी थीं, और वह बिना पलक झपकाए डेटा को देख रहा था। स्क्रीन पर उसके और लू शेंग के बीच की लड़ाई का दृश्य बार बार चल रहा था, जिसे जहाज के निगरानी सिस्टम और लैंड चेन की न्यूरल यादों से दोबारा बनाया गया था। यह 5वीं बार था जब वह इसे ध्यान से देख रहा था, और हर बार उसे लू शेंग की फिफ्थ रियल्म मुट्ठी तकनीक के बारे में कुछ नया समझ आ रहा था। यह सच में फिफ्थ रियल्म की पराकाष्ठा है, लैंड चेन बुदबुदाया। उस लड़के ने सिर्फ एक तकनीक में महारत हासिल नहीं की, उसने ब्रह्मांड के संचालन के मूल नियमों को छू लिया है। सिर्फ इस एक खोज के आधार पर ही लू शेंग हेवनली चोजन बैटलफील्ड एकेडमी के एलीट वर्ग में प्रवेश करने का अधिकार पा चुका है, लैंड चेन ने विस्मय से कहा। और यह तो उसकी ट्रांसेंडेंट लाइफ फॉर्म पहचान को गिने बिना ही है, जो उसे बिल्कुल अलग स्तर पर रखती है। अब बस एक ही सवाल बचता है, उसकी ट्रांसेंडेंट लाइफ फॉर्म काया की असली श्रेणी और स्तर क्या है? क्या वह सामान्य स्तर का है, या उससे कहीं ज्यादा प्राचीन और भयावह? लैंड चेन के चेहरे पर पेशेवर जिज्ञासा की चमक आई। उसने पानी की एक घूंट ली और तेजी से वर्चुअल इंटरफेस पर टैप करने लगा। स्क्रीन पर जानकारी तेजी से बहने लगी। रैंक 8 बनाम रैंक 10 मुकाबले, रैंक 9 बनाम रैंक 10 की चुनौतियां। मुझे यकमू स्टार सेक्टर की एक कहानी याद है, जहां एक रैंक 9 प्रतिभा ने रैंक 10 को हरा दिया था। उस प्रतिभाशाली युवक फल आर्लैंड का नाम एक ही रात में किंवदंती बन गया और अकेडमी ने तुरंत उसे भर्ती कर लिया था। बाद में योग्यता परीक्षण में पता चला कि आर्लैंड के पास 9 सितारा ट्रांसेंडेंट लाइफ फॉर्म काया थी, लैंड चेन ने कहा, उसकी आंखों में उत्साह चमक रहा था। लेकिन लू शेंग उससे भी ज्यादा पागलपन भरा है, वह यह सब 8th लेवल पर कर रहा है। अगर 9 सितारा को ट्रांसेंडेंस कहा जाता है, तो वह क्या है? गॉड टियर? या शायद वह पौराणिक मून टियर? हालांकि ऐसे अनुमान हमेशा सीधे नहीं होते, फिर भी लैंड चेन को अब पूरा यकीन होने लगा था कि लू शेंग की क्षमता खगोलीय स्तर की है। उसकी काया निश्चित ही 9 स्टार या उससे ऊपर है, बहुत संभव है कि वह गॉड टियर हो।
अगर उसके पास सच में गॉटियर प्रतिभा है और उसने फिफ्थ रियर्न के नियमों को समझना शुरू कर दिया है, तो जब तक वह इस यात्रा में जीवित रहता है, उसका लेवल 11 तक पहुंचना लगभग तय है। शायद उसमें लेवल 12 को चुनौती देने की क्षमता भी छिपी हो। हे भगवान! इस पूरे स्टार सेक्टर में लेवल 12 के कितने दिग्गज मौजूद हैं? हर एक ऐसा भयानक अस्तित्व है जिसका नाम सुनकर ही पूरे स्टार सिस्टम डर से कांप उठते हैं। मैं तो उनकी आंखों में देखने लायक भी नहीं हूं। लेकिन आज तो किस्मत खुल गई। जिंदगी का सबसे बड़ा जैकपॉट। लैन चेन अपनी खुशी रोक नहीं पाया और हंसते हुए कंसोल पर उंगलियां नचाने लगा। किसे पता था कि यह साधारण मिशन इतना भयानक राक्षस ढूंढ निकालेगा? और वह अभी भी मुझ पर 3 एहसान बाकी रखता है। भविष्य में मैं उन्हें लगभग 3 निजी संसाधन ग्रहों के बदले बदल सकता हूं। लैन चेन शानदार मूड में था। खुद को पहले ही एक अंतरिक्ष टाइकून के रूप में देख रहा था जो अपने निजी ग्रह साम्राज्य पर राज कर रहा है। जैसे ही लैन चेन अपने धन दौलत के सपनों में खोया हुआ था, तभी एक नोटिफिकेशन की आवाज आई और वर्चुअल स्क्रीन पर एक नया चेहरा उभर आया, जिसने उसकी सोच को बीच में ही रोक दिया। लैन चेन। गाइड की आंखें चमक उठीं जब उसने कॉल करने वाले को पहचाना। ज़ॉइन, मेरे पास शानदार खबर है। तुम यकीन ही नहीं करोगे कि इस सुनसान रिसोर्स स्टार पर मुझे कैसा खजाना मिला है। लेकिन स्क्रीन पर मौजूद ज़ॉइन को इन बातों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसका चेहरा गंभीर था और जल्दी का भाव साफ दिख रहा था। लैन चेन, कहानियां बाद में सुनाना। मेरे पास एक जरूरी सवाल है, क्या तुम्हें अपने रास्ते में कोई स्टार पाथ पायरेट जहाज दिखाई दिए? स्टार पाथ पायरेट्स? लैन चेन की मुस्कान तुरंत गायब हो गई और उसकी जगह गहरी चिंता ने ले ली। तुम कहना क्या चाहते हो? क्या सच में कोई पायरेट फ्लीट इस स्टार रीजन की सुरक्षा तोड़कर अंदर आ गई है? स्क्रीन पर मौजूद व्यक्ति ने गंभीरता से सिर हिलाया। स्थिति उससे भी बदतर है। पास वाले सेक्टर के कई रिसोर्स प्लैनेट्स पहले ही तबाह हो चुके हैं। उनके खनिज भंडार पूरी तरह लूट लिए गए हैं और वहां के लोगों को जानवरों की तरह पकड़कर ब्लैक मार्केट में गुलाम बनाकर बेचने के लिए ले जाया गया है। वे घिनौने स्टार पाथ स्कैवेंजर्स। लैन चेन बुदबुदाया, उसका चेहरा गुस्से से अंधेरा हो गया। वे शून्य में टिड्डियों के झुंड की तरह घूमते हैं और पीछे सिर्फ बर्बादी छोड़ जाते हैं। यह सिर्फ संसाधनों का नुकसान नहीं है, उनके कारण एलियन बीस्ट बैटलफील्ड की रक्षा रेखाएं भी कमजोर हो जाती हैं। उनकी छोड़ी हुई तबाही को ठीक करने में दशकों लग जाते हैं। मेरे वापसी के रास्ते पर तो मुझे उनका कोई निशान नहीं मिला, लैन चेन ने जल्दी से कहा। उसका दिमाग तेजी से काम कर रहा था। हम किससे सामना कर रहे हैं? उनकी ताकत और मूल क्या है? ज़ॉइन ने जवाब दिया, यह गिरोह रेड कॉपर स्टार पाथ गैंग का है। पिछले लगभग 100 सालों से यह अमू स्टार सेक्टर का सबसे खतरनाक और पकड़ में न आने वाला अपराधी समूह रहा है। इस गैंग में शुरू में 12 मुख्य सदस्य थे, लेकिन उनमें से 7 खत्म हो चुके हैं। अब सिर्फ नेता रेड कॉपर और उसके 4 सबसे वफादार साथी बचे हैं। इन 5 की ताकत लेवल 10 या उससे ऊपर है। खुद रेड कॉपर पीक लेवल 10 का बेहद खतरनाक योद्धा है और उनकी उड़ान दिशा सीधे तुम्हारी लोकेशन की तरफ आ रही है। यह सुनकर लैन चेन के अंदर सचमुच डर की लहर दौड़ गई। मेरी तरफ आ रहे हैं? क्या तुम्हें पूरा यकीन है? ओह नहीं, उस दिशा में तो सीधे लू शेंग का होम प्लैनेट आता है। लैन चेन ने दांत भींच लिए और यह समझते ही कि क्या होने वाला है, उसके चेहरे से ठंडा पसीना बारिश की तरह बहने लगा।
उसी समय अंतरिक्ष के एक सुनसान और पूरी तरह अंधेरे हिस्से में एक शानदार और भारी हथियारों से लैस अंतरिक्ष जहाज अचानक शून्य से प्रकट हुआ। वह धीरे धीरे और शिकार करने वाले जानवर की तरह आगे बढ़ रहा था, मानो तारों के बीच कोई खूंखार दरिंदा घूम रहा हो। उसके जहाज का ढांचा हल्की डरावनी चमक छोड़ रहा था जब वह जीवन वाले ग्रहों के एक समूह की ओर बढ़ रहा था। उस जहाज के भव्य कमांड देख के अंदर 5 लोग एक शानदार खाने की मेज के चारों ओर बैठे थे और आराम से दावत का आनंद ले रहे थे, मानो अंतरिक्ष का खालीपन उनके लिए कोई मायने ही न रखता हो। उनमें एक आदमी ऐसा था जिसके चेहरे में किसी अंतरिक्ष कुलीन जैसा सलीका था, लेकिन उसकी बातें बेहद ठंडी और खून की प्यासी थीं। कल खबर मिली कि आम गुलामों की बाजार कीमत फिर 30% गिर गई है। इसलिए हमने जो सामान्य इंसान पकड़े हैं, उन्हें रखना अब बेकार है। उन्हें ले जाना सिर्फ हमारे जहाज का ईंधन बर्बाद करेगा। स्कॉर्पियन, जाओ और कैदियों में से कुछ अच्छे दिखने वाले चुन लो। बाकी सबको कचरा भट्टी में फेंक दो। समझ गई। लाल आंखों वाले आदमी के दाईं ओर बैठी छोटी और तेज कटे बालों वाली महिला ने सिर हिलाया। वह बिना कुछ कहे उठी और आदेश पूरा करने के लिए स्लेव डेक की ओर चल दी। उसके जाने के बाद मेज पर सिर्फ 3 आदमी बचे। भले ही उनकी कदकाठी अलग थी, लेकिन हर एक से ऐसा खतरनाक शिकारी आभा निकल रही थी कि सबसे जंगली जानवर भी डरकर पीछे हट जाएं। अमू सेक्टर की स्टार पुलिस अब करीब आ रही है, बैंगनी बालों वाले आदमी ने कहा। इस क्षेत्र में यह हमारा आखिरी ऑपरेशन होगा। मैं चाहता हूं कि तुम सब एक एक मुख्य लक्ष्य चुन लो, नेता ने आसपास के ग्रहों की होलोग्राफिक छवियों की ओर इशारा करते हुए कहा। घर लौटने से पहले हम एक आखिरी बड़ी लूट करेंगे। तीनों आदमी आगे झुककर ग्रहों को देखने लगे। एक एक करके वे उठे और अपना लक्ष्य चुनने लगे। मैं इसे लूंगा, पहले आदमी ने कहा और एक हरे भरे ग्रह की ओर इशारा किया। तो फिर यह वाला मेरा, दूसरे ने कहा। आखिर में एक आंख वाला भारी भरकम आदमी एक खास नीले ग्रह को घूरकर मुस्कुराया। 28,462 ब्लू वीपिंग स्टार। क्या शानदार नाम है। मेरे स्वाद के लिए बिल्कुल सही। इसी बीच ड्रीमस्केप के भीतर हल्की रहस्यमय रोशनी से चमकते एक अजीब क्षुद्रग्रह पर लू शेंग एक शांत छोटे आंगन में खड़ा था। उसके सामने बैठे तीनों महान व्यक्तियों को वह चुपचाप देख रहा था और उसका दिल अब भी अविश्वास और हैरानी से तेज धड़क रहा था। वैंग ही, यान यिझाओ और डुआन याइफेंग पत्थर की गो बोर्ड के तीनों किनारों पर बैठे थे और उनका ध्यान पूरी तरह खेल पर था। लू शेंग खुद को मानो किसी दिव्य जगह में घुस आया मेहमान महसूस कर रहा था, इसलिए वह बस हकलाते हुए सच बोल पाया। गो खेलना। मुझे तो इस खेल के बारे में कुछ भी नहीं पता, सीनियर्स। यान यिझाओ ने ऊपर देखा और रहस्यमय लेकिन उत्साह बढ़ाने वाली मुस्कान दी, फिर लू शेंग को आंख मारते हुए बोला, कोई बात नहीं। बस कोशिश करो, नियम खुद समझ में आने लगेंगे। फिर उसने हाथ बढ़ाकर लू शेंग को एक चमकदार गो स्टोन दिया, जो हल्की रहस्यमय रोशनी से धड़क रहा था। मास्टर्स के लगातार शांत निमंत्रण के बाद आखिरकार लू शेंग ने हाथ बढ़ाया और उसकी उंगलियां यान यिझाओ की हथेली में रखे उस ठंडे पत्थर को छू गईं। जैसे ही उसने पत्थर को छुआ, लू शेंग को महसूस हुआ कि शुद्ध ऊर्जा की एक तेज लहर उसके हाथ से ऊपर की ओर दौड़ गई। उसके पूरे शरीर में ठंडा पसीना निकल आया और उसके गले से दर्द भरी आवाज निकल गई। उसके आसपास की दुनिया अचानक और हिंसक तरीके से बदल गई। लू शेंग ने चारों ओर देखा, पूरी तरह हैरान होकर बोला, यह आंगन, झील, यहाँ तक कि पुराने पेड़ भी सब ऐसे गायब हो गए जैसे कभी थे ही नहीं। उनकी जगह अब अंतहीन और डरावना खाली अंतरिक्ष था। क्या यह जगह ढह गई है, उसने सोचा।
नहीं, बात इससे गहरी है। मैं यहां से गया नहीं हूं, बस दुनिया की वास्तविकता की और गहरी परत में आ गया हूं। लू शेंग शून्य में घूरता रहा। शारीरिक और मानसिक दबाव के कारण उसके चेहरे से पसीना मूसलाधार बारिश की तरह बह रहा था। उसकी आंखों के सामने शुद्ध प्रकाश का एक चमकदार क्षेत्र था, जिसमें असंख्य जलते हुए सूरज भरे हुए थे। गो बोर्ड के पत्थर अब इन खगोलीय पिंडों में बदल चुके थे। अनगिनत सूरज अलग अलग आकार और तापमान वाले पूर्वी आकाश में टंगे हुए थे और लाखों प्रकाश वर्ष तक फैले तारों के क्षेत्र को रोशन कर रहे थे। यह ऐसी दुनिया थी जहां हमेशा प्रकाश ही प्रकाश था और अंधकार का कोई अस्तित्व नहीं था। सूरजों के अलावा वहां कोई ग्रह या चांद नहीं था। जब लू शेंग ने उन अग्नि के दिलों में झांका तो उसे पता चला कि वे खाली नहीं थे, उनमें जीवन था। हर सूरज के अंदर एक विशाल सुनहरी चिड़िया थी। ये प्राणी बेहद विशाल थे और वे सितारों के केंद्र में शानदार महल बनाकर रहते थे और उन्हीं सितारों को अपना भोजन बनाते थे। लू शेंग ने देखा कि ये सुनहरी पक्षी देवता पूरे ब्रह्मांड को ढकते हुए उड़ रहे थे और कभी कभी पास के पूरे ग्रह को एक ही बार में निगल लेते थे। इस दृश्य का विशाल पैमाना लू शेंग की आत्मा तक हिला गया। इस अद्भुत दृश्य को देखते हुए लू शेंग मानो सम्मोहन में खो गया। उसके होंठ अपने आप हिलने लगे और वह धीरे से बोला, सूरज को खाने वाला प्राणी, क्या वह पौराणिक 3 लेग्ड गोल्डन क्रो है? लू शेंग के बाईं ओर बैठे वैंग ही ने यह सुन लिया और पहली बार सिर उठाकर युवक की ओर देखा। जब लू शेंग ने उसकी आंखों में देखा, जो सूरज जितनी शक्तिशाली और प्रभावशाली थीं, तो उसने वैंग ही को हल्की हैरानी के साथ कहते सुना, तुम 3 लेग्ड गोल्डन क्रो को पहचानते हो? अच्छा है। लगता है तुम सच में इस मेज पर बैठने के लायक हो। लू शेंग थोड़ा चौंक गया। उसने नीचे चमकते सूरजों की ओर इशारा करते हुए पूछा, सीनियर वैंग ही, आप आखिर कैसा गो खेल रहे हैं? यह कैसी दुनिया है? वैंग ही ने धीरे से एक और सूर्य पत्थर उस चमकदार तारों के क्षेत्र में छोड़ दिया। उसकी आंखों में ऐसी रोशनी जल रही थी जो ब्रह्मांड से टक्कर ले सके। इस खेल को एनलाइटनमेंट गो कहा जाता है, उसने अधिकार से भरी आवाज में कहा। यह सोलर डिवाइन रियल्म, जहां गिरे हुए गोल्डन क्रोज रहते हैं, मेरे दांव का रूप है और मेरा लक्ष्य सीधा लेवल 15 की चोटी है। ये शब्द लू शेंग के लिए किसी झटके जैसे थे। उसका दिमाग कुछ पल के लिए खाली हो गया। लेवल 15, उसने तुरंत कहा। लेकिन रिकॉर्ड तो कहते हैं कि आप लेवल 11 थे। फिर लेवल 15 कैसे हो सकता है? वैंग ही ने उसे शांत लेकिन लगभग दया भरी नजर से देखा, फिर जोर से हंस पड़ा। सच ही कहते हैं, जो कीड़ा सिर्फ गर्मियों में जीता है, उसे बर्फ का मतलब नहीं समझाया जा सकता। क्लिक की आवाज के साथ वैंग ही ने एक और सूरज रखा और सोलर डिवाइन रियल्म में एक नया तारा जुड़ गया। लू शेंग अभी भी उसकी बात से चौंका हुआ था, लेकिन तभी उसके दिमाग में बिजली की तरह एक विचार चमका। सही है, मुझे वैंग ही की असली यात्रा के बारे में कुछ पता ही नहीं। मेरी जानकारी तो सिर्फ उन रिकॉर्ड्स तक सीमित है जो बेस 1359 के नष्ट होने के 10,000 साल बाद मिले। लेकिन आखिर किसने पुष्टि की थी कि उन खोए हुए 10,000 सालों में वैंग ही मर गए थे? किसी ने नहीं। लू शेंग को अपनी सोच की गलती समझ आई। अगर वह अभी ब्लू स्टार छोड़ दे और 8 साल बाद वह ग्रह नष्ट हो जाए, तो भविष्य के इतिहासकार उसे उसी रूप में जानेंगे जैसा वह आज है, मानवों में अजय, लेकिन अभी भी लेवल 10 गाइड का एक छात्र। उसने सोचा था कि फायर सीड वॉल्ट में मिली लेवल 11 विरासत ही उनकी अंतिम सीमा थी, लेकिन उसने यह नहीं सोचा कि वे भी लेवल 12 और उससे आगे का रास्ता खोजते रहे होंगे।
लू शेंग हमेशा मानता था कि उनकी यात्रा लेवल 11 पर रुक गई थी और वे कभी लेवल 12 तक नहीं पहुंच पाए। लेकिन सच्चाई यह थी कि वह पूरी तरह गलत था। वैंग ही और उसके साथी एज़्योर प्लैनेट के पतन के साथ खत्म नहीं हुए थे। वे आखिरी पल तक मार्शल आर्ट्स की ऊंचाइयों का पीछा करते रहे। लू शेंग को समझ आया कि उसने उनकी विरासत को अपनी सीमित सोच के कारण गलत तरीके से समझा था। उदाहरण के लिए लू शेंग के पुराने हाई स्कूल के सहपाठियों को ही देख लो। उनके लिए लू शेंग की छवि वहीं रुकी हुई है, एक छात्र डेंग लोंग जिसने नेशनल स्टूडेंट मार्शल आर्ट्स प्रतियोगिता जीती थी। वे बस एक मंच पर खड़े लड़के को देखते हैं। उन्हें नहीं पता कि अब लू शेंग मानव जाति में लगभग अजेय बन चुका है और लेवल 9 के दरवाजे पर खड़ा है। गो बोर्ड के ऊपर अचानक एक विशाल और पुराना हाथ धीरे धीरे नीचे उतरा। उसने हल्के से उंगलियां घुमाईं और 7 रंगों वाला एक क्रिस्टल ग्रह उस चमकते तारों के क्षेत्र में रख दिया, जिससे यह ब्रह्मांडीय नक्शा और बड़ा हो गया। उसी क्षण लू शेंग ने उस हाथ के मालिक को साफ देखा। वह एक मध्यम उम्र का बेहद सुंदर और सलीकेदार आदमी था। उसकी आंखें सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाली थीं। वे दुनिया के सबसे शानदार क्रिस्टल से भी ज्यादा पारदर्शी और चमकदार थीं, जैसे उनमें अरबों सितारों की रोशनी समाई हो। उस आदमी ने गो बोर्ड से नजर नहीं हटाई, लेकिन उसकी आवाज शांत और भारी थी। यह मेरा क्रिस्टल डिवाइन रियल्म है, उसने कहा। तुम्हारी तरह मैंने भी सीधे लेवल 15 की ओर लक्ष्य रखा है। लेकिन ध्यान से देखो, मेरा क्षेत्र तुम्हारे सोलर डिवाइन रियल्म से कहीं ज्यादा मजबूत और टिकाऊ है। यह सुनते ही सामने बैठे वैंग ही ने तुरंत सिर उठाया। उसकी आंखों में फटते हुए तारों जैसी चमक आ गई और उसके होठों पर ठंडी मुस्कान आई। इतनी हिम्मत कहाँ से आई कि तुम कहो तुम्हारा क्रिस्टल डिवाइन रियल्म मेरे सोलर डिवाइन रियल्म से बेहतर है? मेरे ग्रेट दाओ की तारीफ खुद एज़्योर स्टार डोमेन के मास्टर ने की थी। डुआन याइफेंग बिल्कुल शांत रहा और आत्मविश्वास से बोला, पुरानी प्रशंसा की बात करें तो मेरे दाओ की भी एज़्योर स्टार डोमेन मास्टर ने तारीफ की थी। उसे एक ऐसा रक्षा कवच कहा गया था जिसे ब्रह्मांड में कोई भी शक्ति नहीं तोड़ सकती। वैंग ही की आंखों में तारे अब भी चमक रहे थे और उसका चेहरा जिद से भरा था। कुछ पल बाद उसने खुद को संभाला और ठंडी आवाज में बोला, तुम बूढ़े लाश हमेशा खुद को सबसे बड़ा समझते हो। अगर इतना भरोसा है तो इसे साबित कर लो। डुआन याइफेंग ने तुरंत जवाब दिया, आओ फिर। मैं तुमसे कभी नहीं डरा। माहौल अचानक बहस में बदल गया। पिछली बार मेरे छिपाए हुए स्नैक्स तुमने ही चुरा लिए थे, वैंग ही बोला। डुआन याइफेंग ने जवाब दिया, और मेरा लॉन्गजिंग टी कौन ले गया था? इस छोटी बहस के बाद दोनों फिर शांत हो गए और उनका पूरा ध्यान गो बोर्ड पर लौट आया। उनकी आत्मा को चीर देने वाली नजरों के नीचे उनकी शक्तियों के रूप जीवित हो उठे। सोलर डिवाइन रियल्म से हजारों 3-लेग्ड गोल्डन क्रोस निकल पड़े और क्रिस्टल डिवाइन रियल्म से अनगिनत क्रिस्टल जीव उमड़ पड़े। दोनों सेनाएं आपस में भयंकर टकराईं। हर गिरते हुए गोल्डन क्रो के साथ उतने ही क्रिस्टल जीव टूटकर बिखर जाते। लेकिन दोनों क्षेत्रों में नए जीव लगातार जन्म लेते रहे। यह कोई साधारण लड़ाई नहीं थी, यह 2 लेवल 15 दाओं की टक्कर थी। इस विशाल युद्ध को देखकर लू शेंग पूरी तरह स्तब्ध खड़ा रह गया। वह वहां खड़ा था जैसे कोई छोटा बच्चा गलती से देवताओं के महल में पहुंच गया हो। चारों ओर अजीब और ब्रह्मांडीय दृश्य देखकर उसका दिमाग सुन्न हो गया। खामोशी तोड़ते हुए यान यिझाओ ने लू शेंग की ओर देखा। युवक, क्यों न तुम भी एक चाल चलकर देखो, उसने कहा। लू शेंग ने ऊपर देखा, उसके चेहरे पर उलझन साफ थी। यान यिझाओ की आंखों में प्रोत्साहन भरी मुस्कान थी।
सच कहूं तो इतनी विशाल शक्तियों के सामने मेरी मार्शल आर्ट्स समझ तो ऐसे है जैसे कोई छोटा बच्चा मिट्टी से खेल रहा हो, लू शेंग ने सिर झुकाकर कहा। हमारे बीच का अंतर इतना बड़ा है कि मेरी कोई भी कोशिश मजाक जैसी लगेगी। लू शेंग को लगा कि अगर इन महान गुरुओं के सामने उसकी क्षमता देखी गई तो वह शर्मिंदा हो जाएगा। लेकिन यान यिझाओ ने उसे धीरे से हौसला दिया। कोई भी पैदा होते ही ब्रह्मांड का ज्ञान लेकर नहीं आता, लू शेंग। हर महान गुरु कभी एक नौसिखिया ही था। कोशिश करो, मुझे भरोसा है कि तुम अच्छा करोगे। झिझकते हुए लू शेंग ने धीरे धीरे अपना हाथ उस चमकते हुए शून्य शतरंज बोर्ड की तरफ बढ़ाया। उसकी उंगलियां हल्का सा कांप रही थीं। उसके दिमाग में शक और उलझन का तूफान चल रहा था। लेकिन मुझे आखिर बनाना क्या चाहिए, उसने मन ही मन सोचा। ऐसी जगह पर मैं कोई असली चीज कैसे बना सकता हूं? पहला कदम कहाँ रखूं? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। लू शेंग अंदर ही अंदर परेशान हो रहा था। मेरा कॉम्प्रिहेंसिव मार्शियल दाव सुनने में तो बहुत शानदार लगता है, जैसे एक नदी जो हर छोटी नदी को अपने अंदर समा लेती है। लेकिन असल में यह सब कुछ मिलाकर एक उलझा हुआ ढेर जैसा लगता है। मेरे पास हर चीज थोड़ी थोड़ी है, लेकिन कोई एक मजबूत केंद्र नहीं है। जब मैं वैन ही का भव्य सोलर डिवाइन रियल्म या डुआन याइफेंग का अटूट क्रिस्टल डिवाइन रियल्म देखता हूँ तो मैं खुद ही रुक जाता हूँ। मैं कोई चाल ही नहीं चल पा रहा। उसे अचानक साफ समझ आ गया कि हर चीज में थोड़ा थोड़ा अच्छा होना असली मास्टर्स के सामने बेकार साबित हो सकता है। आम मार्शल आर्टिस्ट्स के सामने उसकी व्यापक क्षमता काफी थी, लेकिन इन असली दिग्गजों के सामने वह खुद को कमजोर महसूस कर रहा था। वह हर चीज का जानकार था, लेकिन किसी एक चीज में गहराई नहीं थी। तभी उसकी इस उलझन के बीच यान यिझाओ की आवाज फिर गूंजी। युवक, अपनी यात्रा को इतना कम मत समझो। याद करो, जब तुमने पहली बार मार्शल आर्ट्स का रास्ता पकड़ा था तब तुमने कैसे शुरुआत की थी? तुम्हारा पहला कदम क्या था? लू शेंग थोड़ी देर चुप रहा और अतीत को याद किया। शुरुआत में तो मैंने अपने पहले शिक्षक से बेसिक 24 फॉर्म नेशनल फिटनेस एक्सरसाइज सीखी थी। फिर जैसे अंधेरे आसमान में बिजली चमकी हो, लू शेंग अचानक समझ गया, उसने धीरे से कहा। उसकी आंखों में नई चमक आ गई। उसे आखिर दिशा मिल गई। सीखने का सबसे मूल नियम, नकल। हर बड़ी रचना पहले किसी चीज की नकल से शुरू होती है। अगर मुझे पहला कदम नहीं पता और क्या बनाना है यह भी नहीं पता, तो मैं इन मास्टर्स को देखकर सीखूंगा और समझूंगा कि उन्होंने अपनी दुनिया कैसे बनाई। लू शेंग ने अपना पूरा ध्यान वैन ही के सोलर डिवाइन रियल्म पर लगा दिया। उसकी नजर उन जलते हुए सूरजों की एक खास कतार पर टिक गई। वह शिकारी जैसी एकाग्रता से उन्हें घूरने लगा, उनके अंदर की संरचना समझने की कोशिश करता हुआ। इस समय वैन ही और डुआन याइफेंग भयंकर रणनीतिक लड़ाई में उलझे हुए थे। उनकी चालें इतनी तेज थीं कि धुंधली दिखाई दे रही थीं। किसी ने भी लू शेंग की हरकतों पर ध्यान नहीं दिया। चोर की तरह चुपचाप लू शेंग ने हाथ बढ़ाया और सोलर डिवाइन रियल्म के किनारे से एक छोटा सा चमकता तारा खींच लिया। उसने उस छोटे सूरज को अपनी हथेली में पकड़कर ध्यान से देखा, उसकी गर्मी महसूस की और थोड़ा सा हिस्सा उंगलियों से कुचलकर उसकी ऊर्जा की बनावट समझने लगा। यह चोरी पूरी तरह छुपी नहीं रही। वैंग ही ने अचानक सिर घुमाया और तेज नजरों से सीधे लू शेंग को घूरा। तुम? वैंग ही गुर्राया। लू शेंग का दिल एक पल को रुक गया। उसने जल्दी से हाथ में पकड़ा छोटा तारा बुझा दिया और ऐसे मुंह फेर लिया जैसे कुछ हुआ ही न हो। वह दूर शून्य के एक कोने को देखने का नाटक करते हुए बोला, मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो बस देख रहा हूं।
मुझे ऐसे शक भरी नजरों से मत देखिए, लू शेंग ने लापरवाही दिखाने की कोशिश की। वैंग ही ने ठंडी आवाज में सूंघ जैसा किया, लेकिन खेल का दबाव इतना ज्यादा था कि उसने लड़के को डांटने की परवाह नहीं की। वह फिर से बोर्ड की तरफ ध्यान लगाने लगा। अब उसके पास एक असली तारे का उदाहरण था। लू शेंग के दिमाग में अचानक विचारों की बाढ़ आ गई। तो तारे की मूल संरचना ऐसी होती है। उसके चेहरे पर खुशी साफ दिख रही थी। उसे महसूस हुआ कि एटर्नल स्टार अनब्रेकिंग आर्ट की उसकी समझ तेजी से बढ़ रही है। उसे पता था कि अगर वह इस समझ को असली दुनिया में ले जाकर पचा ले तो उसका एटर्नल स्टार अनब्रेकिंग बॉडी पूरी तरह बदल जाएगा। लेकिन फिलहाल उसने शरीर और बाहरी दुनिया की चिंता छोड़ दी। उसका पूरा ध्यान इसी चुनौती पर था। उसने मन शांत किया और शून्य की ऊर्जा से अपना खुद का तारा बनाने की कोशिश शुरू की। चलो शुरू करते हैं, उसने खुद से कहा। लू शेंग ने अपने हाथ खाली जगह में रगड़ने शुरू किए। उसकी हर हरकत सोच समझकर और लय में थी। समय का उसे कोई एहसास नहीं रहा, क्योंकि वह अदृश्य ऊर्जा को मोड़कर आकार देने में लगा हुआ था। आखिरकार लंबे ध्यान के बाद एक छोटा सा चिंगारी जैसा जीवन पैदा हुआ। उसने एक तारा बना लिया था जो तिल के दाने जितना छोटा था और उसकी हथेली के बीच में टिका हुआ था। उसकी रोशनी हल्की और कांपती हुई थी, वैंग ही के सूरजों की तुलना में 1% भी नहीं, लेकिन वह असली था। इतना छोटा होने के बावजूद लू शेंग बेहद उत्साहित हो गया। यह उसकी पहली असली रचना थी, उसकी इच्छा से पैदा हुआ एक असली तारा। मैं सच में सफल हो गया, उसने मन ही मन कहा। मुस्कुराते हुए उसने सिर उठाया और यान यिझाओ को दिखाने लगा। यान यिझाओ ने अपनी लंबी सुनहरी दाढ़ी सहलाई और मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। बुरा नहीं युवक, बिल्कुल बुरा नहीं। देखा, तुमने आखिर वह मुश्किल पहला कदम उठा लिया। लू शेंग खुशी से सिर हिलाने लगा। हाँ, आपका धन्यवाद सीनियर। अगर आपने हिम्मत न दी होती तो मैं कोशिश भी नहीं करता। लेकिन बोलते बोलते अचानक लू शेंग के दिमाग में बिजली जैसी समझ कौंध दी। उसने चौंक कर सामने बैठे बूढ़े आदमी को देखा। सीनियर, मुझे लगता है अब मैं जानता हूं कि आप कौन हैं, उसने हकलाते हुए कहा। यान यिझाओ ने हल्की उत्सुकता से ओह कहा और मुस्कुराते हुए सिर थोड़ा तिरछा किया। तो बताओ, तुम्हारे हिसाब से मैं कौन हूं, उसने शांत आवाज में पूछा। लू शेंग की आंखें चमक रही थीं। उसकी आवाज पूरी तरह दृढ़ थी। आप ऐसे व्यक्ति हैं जो कुछ शब्दों में दाव की अंतिम सच्चाई बता सकते हैं। आपकी ताकत गहरे अथाह सागर जैसी लगती है, लेकिन आपकी आभा शांत झील जैसी है। आप ही एज़्योर स्टार डोमेन के मास्टर हैं, सही है? लू शेंग ने सांस रोककर कहा। यान यिझाओ ने अपनी दाढ़ी सहलाई और जोर से हंस पड़ा। उसकी हंसी मानो पूरे शून्य में गूंज गई। फिर उसने आगे झुककर लू शेंग को आंख मारी। अच्छा अंदाजा लगाया युवक, उसने कहा, लेकिन तुमने सच का सिर्फ आधा हिस्सा ही पहचाना है। यह रहस्यमय जवाब सुनकर लू शेंग गहरी सोच में पड़ गया। उसे लगा कि यान यिझाओ खुद भी उसी नेचुरल ब्रीदिंग टेक्निक की तरह है जो उसने बनाई थी, परत दर परत अर्थ से भरा हुआ। लेकिन वह समझ गया कि अभी यह पहेली सुलझाना उसके बस की बात नहीं है। इसलिए उसने यह विचार छोड़ दिया। अभी उसके सामने स्वर्ग जैसा मौका था, इस दिव्य खेल से सीखने का। उसे पता था कि इस मौके को छोड़ना मूर्खता होगी। पहले छोटे तारे को बनाते समय जो अनुभव मिला था, उससे अब दूसरा तारा बनाना काफी आसान हो गया। लू शेंग ने फिर हाथ बढ़ाया और शून्य को आकार देने लगा। जल्दी ही उसने दूसरा तारा बना लिया। यह पहले से कहीं ज्यादा परफेक्ट था।
उसका गोल आकार स्थिर था और रोशनी भी ज्यादा तेज थी। चमक के मामले में वह वैंग ही के सबसे छोटे सूरज के लगभग बराबर पहुंच गया था। इससे उत्साहित होकर लू शेंग ने तीसरा, चौथा और पांचवा तारा भी जल्दी जल्दी बना दिया। उसने आराम से इन तारों को अपने शून्य के उत्तरी हिस्से में रख दिया। हर नए तारे के साथ अंधेरा पीछे हटने लगा। अब यह सच में सृजन जैसा लगने लगा था। हर तारे के साथ लू शेंग की समझ और भी गहरी होती जा रही थी। यह सच में स्वर्ग जैसा अनुभव था। असली दुनिया में वह कभी किसी तारे को हाथ में पकड़कर उसकी ऊर्जा महसूस नहीं कर सकता था, लेकिन यहाँ वह ऐसा कर रहा था। उसकी स्टार दाव की समझ रॉकेट की तरह बढ़ रही थी। उसे महसूस हुआ कि उसकी मार्शियल फाउंडेशन की कमजोरियां भर रही हैं। कुछ देर बाद उसने एक और तारा बनाया, लेकिन यह अलग था। इसकी ताकत और संरचना पहले के सभी तारों से ज्यादा जटिल और शक्तिशाली थी। यह अब तक की उसकी सबसे बेहतरीन रचना थी। लू शेंग ने उस तारे को हाथ में पकड़कर गर्व से देखा। इसकी संरचना संतुलित थी और इसकी धड़कती ऊर्जा उसे बेहद खुश कर रही थी। अचानक उस तारे के अंदर से अजीब धड़कन जैसी लहर उठी। उसने ध्यान से देखा और चौंक गया। तारे के अंदर एक छोटा सा जीव हिल रहा था। क्रैक, जैसे किसी ब्रह्मांडीय अंडे का खोल टूट गया हो, वैसी आवाज शून्य में गूंज उठी। और उसी क्षण तारे के केंद्र से एक छोटा 3-लेग्ड गोल्डन क्रो बाहर निकल आया। उसके पंख सूरज की हवाओं में फड़फड़ा रहे थे। यह छोटा 3-लेग्ड गोल्डन क्रो बेहद प्यारा था। वह तेजी से तारे के चारों ओर उड़ने लगा और उसकी रोशनी और गर्मी को खाकर बढ़ने लगा। उसकी आभा धीरे धीरे मजबूत होने लगी। उसके आग जैसे पंख अब असली सुनहरे रंग में बदलने लगे। लू शेंग हैरानी से देखता रहा। यह सच में बढ़ रहा है, उसने धीरे से कहा। फिर वह पक्षी उड़कर लू शेंग के कंधे पर आ बैठा और हल्की आवाज निकाली। उस छोटे जीव ने अपना सिर झुकाकर प्यार से लू शेंग के हाथ से रगड़ा। यह रचिता और उसकी रचना के बीच एक खास पल था। लू शेंग के दिल में खुशी की लहर दौड़ गई। उसने तुरंत सिर उठाया और यांग यिझाओ को ढूंढने लगा ताकि अपनी सफलता दिखा सके। देखिए सीनियर, इसे देखिए, लू शेंग ने उत्साह से कहा। यांग यिझाओ मुस्कुराया और बोला, देखा, मार्शल आर्ट्स का रास्ता तुम्हारी कल्पना से कहीं ज्यादा रोचक और गहरा है। लू शेंग ने जोर से सिर हिलाया। हाँ, सच कहूं तो मैं आपको अभी कई बार टीचर कहने ही वाला था। सच बताऊं, मुझे कभी किसी ने इतनी धैर्य और ध्यान से मार्गदर्शन नहीं दिया, लू शेंग ने भावुक होकर कहा। मैं हमेशा अकेले ही रास्ता खोजता रहा। मुश्किलों में पूछने वाला कोई नहीं था और सफलता मिलने पर खुशी बांटने वाला भी कोई नहीं। लेकिन आप यांग यिझाओ, आप मुझे सच में एक गुरु जैसा महसूस कराते हैं। यह एहसास बहुत अच्छा है। यांग यिझाओ ने विशाल शून्य शतरंज बोर्ड के पश्चिमी हिस्से की ओर इशारा किया। क्यों सिर्फ एक रास्ते तक खुद को सीमित रख रहे हो? दूसरे रास्तों को भी आजमाओ। लू शेंग ने उस दिशा में देखा और उसकी नजर डुआन याइफेंग के चमकते क्रिस्टल डिवाइन डोमेन पर टिक गई। लू शेंग की आंखों में जिज्ञासा चमक उठी। आप सही कह रहे हैं सीनियर। मार्शल आर्ट्स को पूरी तरह समझने के लिए मुझे इन सभी डिवाइन रियल्म्स को देखना होगा। उसने अपने हाथ खोले और अपने बनाए छोटे 3-लेग्ड गोल्डन क्रो को उड़ने दिया, जो वापस अपने तारे की ओर चला गया। फिर उसने ध्यान क्रिस्टल डिवाइन डोमेन की ओर लगाया। डुआन याइफेंग ने तुरंत उसकी मंशा समझ ली। उसने खेल से नजर हटाकर हल्के से कहा, ले लो लड़के, जो चाहो ले लो। मेरे तारों से तुम क्या सीखते हो, इससे मुझे फर्क नहीं पड़ता।
इजाजत मिलते ही लू शेंग ने बिना झिझक हाथ बढ़ाया। उसकी उंगलियां क्रिस्टल डिवाइन डोमेन की सीमा को छू गईं। उसे तुरंत एक अजीब ठंडी अनुभूति हुई, तेज भी और चिकनी भी, जो सूरजों की गर्मी से बिल्कुल अलग थी। लू शेंग मुस्कुराया और अंदर तक झांकने लगा। उसने सावधानी से एक बेहद खूबसूरत क्रिस्टल तारा चुना, जो रंगीन रोशनी से धड़क रहा था। उसने उसे ऐसे उठाया जैसे कोई दुर्लभ रत्न हो और उसकी संरचना को ध्यान से देखने लगा। क्रिस्टल को देखते हुए लू शेंग धीरे धीरे इन तीनों व्यक्तियों की असली स्थिति समझने लगा। वैंग ही और डुआन याइफेंग लगभग एक ही स्तर के थे, लेकिन यांग यिझाओ उनसे कहीं ऊपर था। दोनों मास्टर्स एज़्योर स्टारफील्ड मास्टर का जिक्र बेहद सम्मान से कर चुके थे। लू शेंग सोचने लगा कि सच का बाकी आधा हिस्सा क्या हो सकता है। लेकिन एक बात साफ थी, यांग यिझाओ का बैकग्राउंड बाकी दोनों से कहीं ज्यादा रहस्यमय और महान था। खैर, सच्चाई अब ज्यादा दूर नहीं है, लू शेंग ने सोचा। बेकार की अटकलों में दिमाग खराब करने से अच्छा है कि मैं बस इनके साथ सीखता रहूं। जवाब खुद सामने आ जाएंगे। अभी मेरा काम है जितना ज्ञान और शक्ति मिल सकती है उसे सीखना। उसी समय ड्रीमस्केप से दूर प्लैनेट एज़्योर की सतह पर सूरज लायन किंगडम पर चमक रहा था। एक शांत उपनगरीय प्रशिक्षण मैदान में दो लोग दिखाई दे रहे थे, एक पिता और उसका छोटा बेटा। लगभग 10 साल का वह लड़का पूरी एकाग्रता से बॉडी टेम्परिंग एक्सरसाइज के जटिल मूवमेंट कर रहा था। उसके पास उसका पिता खड़ा था और गर्व से उसे प्रोत्साहित कर रहा था। आओ बेटा, फॉर्म सही रखो, यह सेट पूरा करो और एक बार फिर करो, बस थोड़ा और, मंजिल सामने है। पिता के उत्साह से लड़के ने अपने थके हुए शरीर को फिर मजबूर किया। उसने बची हुई सारी ताकत इस अभ्यास में लगा दी। उसने दांत भींच लिए और आखिरी मुश्किल मूवमेंट पूरा किया। जैसे ही वह खत्म हुआ, उसका शरीर ढीला पड़ गया और वह घास पर गिर पड़ा, जोर जोर से सांस लेते हुए। उसका पिता तुरंत आगे आया और उसका हाथ पकड़कर उठाया। धीरे, मैं उठाता हूं। इतनी मेहनत के बाद तुरंत लेटना ठीक नहीं होता। लड़के का चेहरा पसीने से भीगा था, लेकिन उसकी आंखों में खुशी चमक रही थी। डैड, यह तो कमाल है। ये मूवमेंट्स पहले वाले एक्सरसाइज से कहीं ज्यादा असरदार हैं, लड़के ने हांफते हुए कहा। इसके साथ तो मैं अगले महीने लू शेंग मार्शल आर्ट्स एलिमेंट्री स्कूल की प्रवेश परीक्षा जरूर पास कर लूंगा। पिता ने धीरे से सिर हिलाया। सही कह रहे हो। जब मैं भी इन्हें करता हूं तो शरीर के अंदर बदलाव महसूस होता है। इसकी क्षमता पहले से कहीं ज्यादा है। लड़के ने अपनी आस्तीन से माथे का पसीना पोंछा और बड़ी उत्सुकता से फिर पूछा, डैड, मैंने सुना है कि ये मूवमेंट्स असल में ड्रैगन नेशन से आए हैं और इन्हें खुद महान लू शेंग ने बनाया था। क्या यह सच है या बस कोई कहानी है? उसके पिता ने गंभीरता से सिर हिलाया। हाँ, यह सही है। इस बॉडी टेम्परिंग टेक्निक का असली नाम जून शेन टेक्निक है। इसे लॉन्ग गो के नाइट वॉचर गॉड ने बनाया था। अभी ड्रैगन नेशन में इसे बड़े स्तर पर टेस्ट किया जा रहा है और धीरे धीरे लागू भी किया जा रहा है। जल्द ही यह पुरानी बॉडी टेम्परिंग टेक्निक्स को पूरी तरह बदल देगा, जिन पर हम पीढ़ियों से निर्भर रहे हैं। लड़के की आंखें और बड़ी हो गईं। तो क्या लॉन्ग गो में हर कोई इसे मुफ्त में सीख सकता है? पिता ने हल्की बेबसी के साथ आह भरी। हाँ, वे लोग सच में भाग्यशाली हैं। लेकिन लायन किंगडम जैसे देशों के लोगों को अगर इसे सीखना है तो भारी कीमत चुकानी पड़ती है, और तब भी पूरी टेक्निक नहीं मिलती। लॉन्ग गो ने सिर्फ कुछ सीमित रास्तों से इसे बाहर बेचने की अनुमति दी है। लड़के के चेहरे पर अचानक जोश और दृढ़ता आ गई। डैड, हम क्यों न वहीं चले जाएं?
चलिए लॉन्ग गुओ में इमिग्रेट कर जाते हैं और वहीं के नागरिक बन जाते हैं। तब हम पूरी टेक्निक बिना किसी रोक टोक के सीख सकेंगे। सोचिए हम कितने ताकतवर बन सकते हैं। आदमी के चेहरे पर सोच का भाव आ गया। विचार बुरा नहीं है। जून शेन टेक्निक के आने के बाद लॉन्ग गुओ की ताकत तेजी से बढ़ेगी। संभव है कि वह इस ग्रह की सबसे बड़ी शक्ति बन जाए। अगर हम ज्यादा देर कर देंगे तो लॉन्ग गुओ का ग्रीन कार्ड पाना लगभग असंभव हो जाएगा। शायद अभी ही सही मौका है। पिता की आंखों में सच में दिलचस्पी देखकर लड़का और भी उत्साहित हो गया। उसे राजनीति या देशों की ताकत से मतलब नहीं था। उसका सपना बस इतना था कि वह पूरी जून शेन टेक्निक सीखकर एक महान मार्शल आर्टिस्ट बने। उसी समय जब आदमी सोच में डूबा हुआ था, लड़के का ध्यान अचानक ऊपर गया। आसमान में कुछ अजीब सा दिखा। उसने ऊपर देखा और उसका चेहरा सफेद पड़ गया। उसकी आंखें डर से फैल गईं और मुंह खुला का खुला रह गया। डैड, डैड, जल्दी आसमान देखो, लड़के ने कांपती उंगली से ऊपर इशारा करते हुए चिल्लाया। पिता भी तुरंत ऊपर देखने लगे। जैसे ही उन्होंने आसमान देखा, उनका पूरा शरीर सख्त हो गया और दिल डर से धड़क उठा। आकाश में एक विशाल काला स्पेसशिप बादलों के बीच धीरे धीरे तैर रहा था। उसका आकार किसी विशाल पंजे जैसा था। अचानक उसके नीचे से 4 छोटे जहाज अलग हुए और तेजी से नीचे की ओर गिरने लगे। उसका डिजाइन अजीब और डरावना था, ऐसा जो पृथ्वी की किसी भी तकनीक जैसा नहीं लगता था। आदमी स्तब्ध होकर यह दृश्य देख रहा था, जो आमतौर पर सिर्फ साइंस फिक्शन फिल्मों में दिखता है। पिता के विपरीत लड़का पहले पल में डर से ज्यादा हैरान और उत्साहित था। वह उछलने लगा और नीचे आते जहाजों की ओर इशारा करते हुए बोला, तो यह सच है। ब्रह्मांड में सच में एलियंस हैं। डैड, देखिए, साइंस फिक्शन फिल्में झूठ नहीं थीं। आदमी कुछ बोलना चाहता था, लेकिन उसके मुंह से शब्द ही नहीं निकले, क्योंकि उसे सिर्फ एलियंस नहीं दिख रहे थे, उसे उससे कहीं ज्यादा डरावनी चीज दिखाई दे रही थी। उस विशाल जहाज के आने से शहर का शांत क्षितिज बदल चुका था। दूर शहर के केंद्र की दिशा में बड़े बड़े धमाके होने लगे थे। काले धुएं और मलबे के बादल आसमान में उठ रहे थे। कुछ ही देर पहले 3 छोटे जहाज उस बड़े जहाज से अलग होकर जमीन की ओर बढ़े थे। वे पूरी तरह काले थे और उनके शरीर पर अजीब सेंसर और नुकीले हिस्से लगे थे। उनमें से एक जहाज में एक आंख वाला दानव जैसा आदमी बैठा था। एजी अपने जहाज के नेटवर्क से 2 और पायलटों से बात कर रहा था। अरे फैटी, इस हमले के दौरान थोड़ा खेल खेलना चाहोगे? उसने हंसते हुए कहा। फैटी नाम का आदमी एक पेय पीते हुए बोला, अब क्या नया पागलपन सोच रहे हो? एजी के चेहरे पर खतरनाक मुस्कान आई। सीधा सा खेल है। जो सबसे तेज चलेगा और सबसे ज्यादा लोगों को पकड़कर लाएगा, वही जीतेगा। जो हारेगा उसे अपनी कमाई का 10% विजेता को देना होगा। इससे शिकार थोड़ा मजेदार हो जाएगा। तीसरे चैनल पर मौजूद लंबे बालों वाले आदमी ने कहा, 10%? यह तो बड़ी रकम है। इस ग्रह की आबादी देखते हुए कुल कमाई से तो एक छोटा गार्डन प्लैनेट खरीदा जा सकता है। उसका 10वां हिस्सा भी काफी है। मैं तैयार हूं, फैटी ने तुरंत कहा। लंबे बालों वाला आदमी भी बोला, मुझे भी कोई आपत्ति नहीं। इससे शिकार और मजेदार होगा। देखते हैं किसकी नजर बेहतर है। एजी जोर से हंसा। ठीक है, तय रहा। और बाद में मुकरने की कोशिश मत करना। मैंने यह पूरी बातचीत रिकॉर्ड कर ली है। अगर कोई धोखा देगा तो मैं इसे सीधे ग्रे बॉस को भेज दूंगा। फैटी मुस्कुराया।
बस देखना कहीं अंत में तुम ही हारकर रोते न दिखो। एजी ने जहाज के कंट्रोल छुए और जहाज को तेजी से नीचे की ओर मोड़ दिया। कुछ ही क्षणों में नीला ग्रह उसके सामने फैल गया। वह पीछे झुककर बोला, ऊपर से देखने पर यह ग्रह सच में बहुत सुंदर है। अंधेरे में चमकता हुआ एक रत्न। उसने नीचे बादलों और महाद्वीपों को देखते हुए व्यंग्य से कहा, अफसोस कि इतनी सुंदर दुनिया में इतने कमजोर और आदिम लोग रहते हैं। कितना बड़ा बेकार है यह। क्या तुम सब अपने नए मालिक लॉर्ड एजी का स्वागत करने के लिए तैयार हो? वह जोर से हंसा। उसकी हंसी ठंडी और क्रूर थी। उसने गर्दन घुमाई और उसकी हड्डियों से चरमराने की आवाज आई। फिर उसने कंट्रोल आगे धकेल दिया। काला जहाज बैंगनी रोशनी के साथ तेजी से नीचे शहर की ओर गिरने लगा, मानो विनाश का दूत। नीचे शहर में लोग अपने रोजमर्रा के काम में लगे थे। एक छोटी लड़की अपनी माँ का हाथ पकड़े चल रही थी। मम्मी, आज कितना मजा आया। पास में एक युवक बेंच पर बैठा था। तभी ऊपर जहाज से लाल ऊर्जा की एक मोटी किरण निकली। वह किरण पूरी तरह विनाशकारी थी। उसने शहर की इमारतों को ऐसे काटा जैसे लेजर चाकू से फल काटते हों। ऊंची इमारतें पिघलने लगीं और फिर जोरदार धमाके के साथ गिर पड़ी। कुछ ही सेकंड में व्यवस्थित शहर चीख पुकार और टूटती इमारतों के नर्क में बदल गया। हजारों लोग हर दिशा में भागने लगे। किरणों के बाद आग की लपटें फैल गईं और पूरे इलाके जलने लगे। हवा में जले हुए धातु और पत्थर की गंध भर गई।